हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो संगम का सबसे पहले अर्थ समझे कि संगम का अर्थ क्या होता है। तो संगम का अर्थ होता है मिलन। जिस प्रकार से इलाहाबाद में हम लोग देखते हैं कि नदियों का संगम यानी गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, उसको हम लोग संगम कहते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास में संगम का अर्थ है नदियों का मिलना नहीं, बल्कि तमिल कवियों और विद्वानों का मिलना है। ये कब से कब हुआ? तो ये 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल प्रदेश में संगम का आयोजन हुआ। समझ गए? यानी संगम में तमिल कवि और तमिल विद्वान एकत्रित होते थे। इनके द्वारा जितनी भी रचनाएं की जाती थी उस संगम में ये लोग उसको रखते थे, और या फिर जितनी भी रचनाएं पूर्व से इनके द्वारा की गई रहती थी तो उसका संकलन किया जाता था। तो एक चीज यहां जानने लायक है कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी संगम हुए ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए और कुल 3 संगम का आयोजन किया गया। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां से पहला सवाल निकल सकता है कि अच्छा ये बताइए कि जो संगम आयोजित किया गया वो कौन से राजाओं के संरक्षण में हुआ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पांड्य राजाओं के संरक्षण में। इनका कार्यकाल कब का है? ये पूरा संगम काल तो 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का है। तो इसमें जो प्रथम संगम हुआ, तो कौन से स्थान पर प्रथम संगम हुआ? ये मदुरई नामक शहर है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। और इस संगम में जितने भी साहित्य लिखे गए या फिर जिनका संकलन किया गया वो सभी साहित्य नष्ट हो गए। तो इस अभी वर्तमान में प्रथम संगम से संबंधित कोई भी साहित्य हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे दक्षिण भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये लोकेशन हम लोग जान लें, चेर, चोल और पांडे किनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन्हीं संगम साहित्य के अंतर्गत इन्हीं 3 राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया चेर, ये सबसे नीचे हो गया पांडे और ये हो गया चोल। तो इन्हीं तीनों राजाओं के अंतर्गत जो संगम साहित्य है इन्हीं 3 राजाओं के बारे में चर्चा करता है। तो जान लीजिए कि ये दूसरा जो संगम हुआ कहाँ हुआ? तो दूसरा संगम ये जगह है कपाटपुरम, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त और तोलकापियार इसके अध्यक्ष हो गए। और इस संगम में काफी सारे ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन वर्तमान में केवल तोलकापियम नामक व्याकरण की पुस्तक ही उपलब्ध है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि दूसरा संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम। अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त और तोलकापियार। और इस संगम में बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई, लेकिन मात्र तोलकापियम नामक व्याकरण की पुस्तक ही उपलब्ध है। तो यहाँ पर तोलकापियम किस सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तक है? तो वो व्याकरण से संबंधित है, जिसकी रचना इन्होंने तोलकापियार भाई साहब ने करी थी। तीसरा संगम, तो तीसरा संगम कौन सा जगह हो गया? मदुरई। इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीरर। और इस संगम में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, इनका संकलन किया गया और कुल 8 ग्रंथों को संकलित किया गया, जिन्हें एतु तोगई कहा जाता है। कभी सवाल में पूछ दे, कभी परीक्षा में पूछ दे कि एतु तोगई क्या है, तो जो तीसरा संगम है वहां पर जितने भी साहित्य लिखे गए या संकलित किए गए तो उनको 8 ग्रंथों में संकलित किया गया है, यानी उसको 8 भागों में रखा गया है, उससे एतु तोगई कहा गया है। तो एक और चीज जान लीजिए कि समूचे संगम साहित्य को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है आख्यानात्मक और दूसरा है उपदेशात्मक। ठीक है, तो आख्यानात्मक मतलब किसी चीज की व्याख्या करता है। अब संगम साहित्य को मोटे तौर पर 2 भाग में बांटते हैं, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक का मतलब ये हुआ
कि किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में व्याख्या करना आख्यानात्मक हो गया, और उपदेशात्मक मतलब किसी चीज के बारे में हम उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आख्यानात्मक वाला है, इसको मेल कंकु, तथा उपदेशात्मक वाले को क्या कहते हैं, कील कंकु कहते हैं। ठीक है, और जान लीजिए कि इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि कील कंकु साहित्य नीति युक्त है, और इसमें तिरुकुराल और नलदियार महत्वपूर्ण है। ये जानेंगे आगे, कुछ और चीज के बारे में हम बताएंगे आपको। तिरुकुराल याद रखिएगा, तिरुकुराल बड़ा फेमस पुस्तक है, और तिरुकुराल क्या है, तमिल साहित्य का इसको बाइबिल कहा जाता है। तो यहां पर एक सवाल पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि तमिल साहित्य का बाइबिल किसको कहते हैं, तो वो हो गया तिरुकुराल। ठीक है, एक अन्य प्रकार के कुछ अन्य प्रकार के भी साहित्य हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हो गया शिल्पादिकरम, है ना। शिल्पादिकरम एक महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब हो गया कि इसमें ढेर सारे कविताओं का संग्रह है, शिल्पादिकरम। और क्या है इसके लेखक, इसके लेखक हैं एलंगोवडिगल। तो शिल्पादिकरम क्या है, इसकी कहानी तो हम आपको बता रहे हैं कि शिल्पादिकरम में कनगी और कोवलन के दुर्भाग्य की कहानी है। ये जो महिला है जिसका नाम है कनगी, याद रखिएगा, और इसमें जो नायक है उसका नाम है कोवलन। इन दोनों के दुर्भाग्य की कहानी है शिल्पादिकरम में। क्या है कहानी में, तो हम कहानी बता दें कि इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी रहता है जो गांव से शहर जाता है, और शहर जाता है वो व्यापार करने। लेकिन शहर जब जाता है तो वहां पे एक माधवी नामक नर्तकी से इनको प्रेम हो जाता है, और नर्तकी से जब प्रेम होता है, एज यूजुअल सब चीज इन्होंने अपना लुटा दिया। सारे पैसे जब खर्च हो गए तो कोवलन कहाँ पहुंचता है, कोवलन अपनी पत्नी के पास अपने गांव लौटता है, और गांव लौटता है तो बोलता है कि देखो मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है, तो मुझे अब मैं व्यापार फिर से करना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, ये वाला मेरे पास दो जो कंगन है, इसमें से एक कंगन तुम लेकर शहर जाओ, और वहां पर इस कंगन को बेच देना। बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे तुम बिजनेस व्यापार जो भी करना है वो तुम करना। बेचारा जो कोवलन था वो कंगन लेके शहर पहुंचा, और शहर पहुंचा एक सुनार के पास, और उस सुनार से अपना उस सुनार को अपना ये कंगन दिया। और इसी समय क्या एक घटना घट गई कि राजमहल में रानी का कंगन एक चोरी हो गया था। तो रानी का कंगन जब चोरी हो गया था तो जो इतने भी राजा के सैनिक थे वो सभी सोनार के यहाँ वो लोग छापा मार रहे थे, खोज रहे थे कि कोई व्यक्ति जो चोरी किया होगा वो सोनार के यहाँ जाएगा बेचने। तो जैसे ही राजा के सैनिक एक सोनार के यहाँ पहुंचे जहां पर कोवलन भी ये कंगन लेके बेचने गया था, राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और उसको राज दरबार लेकर गए। और ये जो कंगन है, इसी कंगन के चोरी के आरोप में राजा ने कोवलन को फांसी की सजा दे दी, और कोवलन की मृत्यु हो गई। जब इस घटना की जानकारी इसकी पत्नी कनगी को हुई तो कनगी बेहाल होकर वो राजा के पास पहुंची, और राजा के पास पहुंचने के बाद कनगी ने बताया कि कनगी ने ये कंगन दिखाया और बोला कि बताइए राजा, ये आपने किस आरोप में मेरे पति को मृत्यु दंड दिया है, ये बताइए कि किस एंगल से ये मेरा जो कंगन है वो आपकी पत्नी के कंगन से मिलता जुलता है। जरा ध्यान से देखिए, ये मेरा कंगन है, और इसी कंगन का दूसरा हिस्सा मतलब जो सेकंड वाला जो कंगन था वो हमने अपने पति को दिया था बेचने के लिए। राजा जब ध्यान से उस कंगन को देखता है जो कनगी लेकर आई थी, तो पता चला कि राजा को लगा करे ये तो बड़ा भयंकर मिस्टेक हो गया, गलती हो गई। और इसी पश्चाताप में राजा को भी शौक लग गया, राजा इतना परेशान हुआ कि राजा ने भी आत्महत्या कर ली। और कहा जाता है कि कनगी इतना ज्यादा क्रोधित हो गई कि पूरा मदुरई शहर जल गया। आप देख रहे होंगे जलते हुए यहाँ पर चित्र हैं। और इस प्रकार से
कनगी पूजा का प्रारंभ उसी के बाद से हुआ। तो ये जो माधवी नामक नर्तकी है, कनगी है और कोवलन के दुर्भाग्य की कहानी इस शिल्पादिकरम में है। उसके बाद से एक और पुस्तक है जिसका नाम है मणिमेखलई। मणिमेखलई क्या है? तो ये जो कोवलन था, तो माधवी और कोवलन के पुत्री मणिमेखलई और राजकुमार उदय कुमारन के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा है। मणिमेखलई में क्या है कि कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखलई और राजकुमार उदय कुमारन के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा है। और जान लीजिए कि ये दोनों पुस्तक बौद्ध धर्म से प्रभावित है। एक और पुस्तक है जीवक चिंतामणि, इसके लेखक है तिरुतक देवर। और एक और चीज जान लीजिए कि ये हमने बता दिया। एक किताब है कूरल, जिसके लेखक हैं तिरुवल्लुर। एक और है किताब बिल्ली पुतनार ने तमिल महाभारत की रचना की। और संगम साहित्य का विभाजन अगम और पूरम में भी हुआ है। तो याद रखिएगा कि कहीं आपसे सवाल पूछे कि अच्छा बताइए कि अगम और पूरम क्या है, तो अगम और पूरम संगम साहित्यों का विभाजन किया गया है अगम और पूरम में। तो संगम साहित्य का विभाजन है ये, ठीक है। चलिए, तो इन राज्यों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो चेर राज्य है जो हमने मैप में दिखाया था, तो इनको केरल पुत्र भी कहते हैं। और प्रथम चेर शासक उदयनजीरल था और सेन गुटवन प्रसिद्ध राजा था इसका, और इसी ने कनगी पूजा प्रारंभ कराया था। तो जान लीजिए कि कनगी पूजा किसने प्रारंभ करवाया था, तो कनगी पूजा इसी सेन गुटवन ने प्रारंभ करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला चोल राज्य है। इनका राज चिन्ह बाघ है, इनका राज चिन्ह धनुष था। और प्रथम शासक जो थे इसके इलजेत चेन्नी थे। तो आगे चलते हैं। इस राज्य का सबसे फेमस राजा करिकाल था और इसने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार राज्य की स्थापना कराई थी। और इसी वंश का एक और राजा था एलारा, जिसने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था। एक और चीज बता दें आपको, पांडे जो राजा है, पांडे जो राज्य है, इनका राज चिन्ह मछली था और प्रारंभिक राजधानी इनकी कोरकई थी। बाद में इनकी राजधानी मदुरै हो गई। और इस वंश का प्रमुख शासक कौन था? नेडुंजेलियन था। और इसी ने नेडुंजेलियन ने कन्नगी के पति कोवलन को मृत्यु दंड दिया था। और इसी पुस्तक के हिसाब से बाद में पश्चाताप में इसने आत्महत्या कर लिया था। तो चलिए राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ लें कि राजा अपने, बता देते हैं आपको कि राजा अपने व्यक्तिगत आचरण में क्या होता था? बड़ा न्यायप्रिय होता था। नॉर्मल सा चीज है, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है। और जान लीजिए कि राजा के न्यायालय को मनोरम कहा जाता था। एक और चीज है, चोरी और व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, झूठी गवाही देने पर। ये सब चीज है, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है। बस केवल 2-3 चीज और इसमें याद कर लीजिए। जैसे अमई इचार का मतलब हो गया मंत्री, और दुतार का मतलब हो गया विदेश विभाग, और ओरार का मतलब हो गया गुप्तचर। तो जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो राज्य किस में डिवाइड था? राज्य का बंटवारा मंडल में, मंडल का नाडु में, और नाडु का विभाजन गांव में किया गया था। याद रखिएगा कि राज्य का मंडल, मंडल का नाडु, और नाडु का विभाजन ऊर या गांव में किया गया था। और ये ध्यान देने वाली बात है। सैन्य प्रशासन के बारे में भी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो परीक्षा में पूछे। व्यापार, व्यापार के बारे में बता दे कि वस्तु विनिमय होता था, यानी सामान के बदले सामान होता था। और ऐसा नहीं है कि उसमें रुपए वगैरह का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो एक पुहार बंदरगाह है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा सुविधाजनक था और उस समय काफी फेमस था। संगम साहित्य में मतलब बहुत सारे बंदरगाहों की चर्चा की गई है। और तोंडी, मुसरी और पुहार जो कावेरी पट्टनम है में बड़ी संख्या में यमन रहते थे। तो ये तीनों जगह तोंडी, मुसरी और पुहार में बड़ी संख्या में यमन व्यापारी व्यापार करने आते थे और यहाँ पर रहते थे।
मुजरिस में रोमन सम्राट, मुजरिस जो हमने बताया शहर बंदरगाह, रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर रोमनों के द्वारा बनवाया गया था। तो जान लीजिए कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति रहता है तो अपनी आस्था के हिसाब से लोग मंदिर बनाते हैं। तो मुजरिस में रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर रोमनों के द्वारा बनाया गया था। ये जान लीजिए कि रोमन सम्राट है अगस्टस, इन्हीं का मंदिर बनाया गया था वहां पर। इसके अलावा कोरोमंडल के तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में एक अरिकमेडु शहर है जो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और जान लीजिए कि भारत और रोमन व्यापार जो होता था उसका महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां से खुदाई के में एक विशाल रोमन बस्ती के बारे में पता चला है। तो ध्यान लीजिए रोमन बस्ती का साक्ष्य ये हो गया, याद ध्यान देंगे। और रोमन बस्ती है, यहाँ पर देख लीजिए ईट वीट वगैरह रूम वगैरह है, आपको ये याद रखना है। यहां से क्या इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे देख जान लीजिए कि परीक्षा में पूछ चुका है कि अच्छा बताइए वो कौन सा जगह है जहां पर विशाल रोमन बस्ती का पता चला है, तो वो अरिकमेडु। ठीक है। तो एक वसव समुद्र का मतलब चेन्नई, याद रखिएगा। और यही वो समय है जब हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं की खोज की। ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है, बस केवल सामाजिक व्यवस्था जान लीजिए। बेलार का कृषि के अधिकांश भूमि पर नियंत्रण होता था। मतलब कि जो बेलार लोग थे, लोगों का कैटेगरी था जो जमींदार थे, है ना। याद रखिएगा कि बेलार क्या था, तो बेलार लोग जमींदार थे जो अधिकांश कृषि भूमि पर नियंत्रण रखते थे। और अस्पृश्यता थी, मतलब छुआछूत था, दास प्रथा नहीं थी। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान था और उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा वगैरह और ललित कला वगैरह भी की शिक्षा वो लेती थी। थोड़ा सा ये भी देख लें कि मणिमेखलई के बारे में हमने बताया था। मणिमेखलई में सती प्रथा का उदाहरण मिलता है ना, ये याद रखिएगा। और व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे, बेनिगर कहते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा धर्म वगैरह के बारे में जान ले कि ध्यान दीजिएगा कि जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ तो हड़प्पा वासियों से आर्यों का संघर्ष हुआ। लेकिन ध्यान रखना है कि जब जब आर्य संस्कृति का आगमन दक्षिण भारत में हुआ तो दक्षिण भारत के लोगों ने आर्य संस्कृति का स्वागत किया। यहाँ पर बढ़िया सवाल निकल सकता है बड़ी परीक्षाओं के लिए कि आर्य संस्कृति का दक्षिण भारत में, ध्यान रखने वाली बात है कि आर्य संस्कृति का दक्षिण भारत में स्वागत किया गया, वहां पर विरोध नहीं हुआ। जिस प्रकार का विरोध उत्तर भारत में हुआ आर्यों का, वैसा दक्षिण भारत में नहीं हुआ। इसके अलावा तमिल प्रदेश में ऋषि अगस्त तक कौंडिन्य का पर्याप्त प्रभाव था। इसके अलावा जान लीजिए कि मुर्गन क्या था, तो मुर्गन मुर्गा का प्रतीक है। और ये सब बता ही दिया। ओरार हमने बता दिया गुप्तचर। मावेली मतलब भूमि पैमाइश का पैमाना। और वसौ समुद्र मतलब मद्रास। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो गया। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था उसके बारे में हमने आपको बता दिया। आप ध्यान रखेंगे, 1 से 2 बार वीडियो सुन लेंगे तो संगम से संबंधित अगर कहीं किसी भी परीक्षा में कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग।